हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी कॉमर्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सीए दीपक पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 8 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आज हम इस वीडियो में बढ़िया से बात करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। मैंने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस फाइल के अंदर कवर किए हैं और ये जो फाइल है ये दोस्तों आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 से 7 तक सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो अगर आपको वो देखने हो तो आप देख सकते हो। और सारे वीडियोस जो है वो पीडीएफ उसके जो नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी बिना वेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 से। तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या मतलब है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कई बार जब हम क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते। तो जब हम क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज कर रहे होते हैं तब जो है हमको एक बिल मिलता है या तो हमको बिल देना पड़ता है, तो उस बिल को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये होता क्या है? देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक सामान खरीदना था, तो मैं गया फैक्ट्री में परचेज करने के लिए, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या बोला कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अभी आप मेरे से एक लिखित में नोट ले लो कि मैं आपको इतने दिन बाद पैसे दूंगा। तो इसने बोला, फैक्ट्री वाले ने, ठीक है आप मेरे को एक बिल दे दो। ठीक है, तो ये बोलता है ठीक है मैं आपको बिल दे देता हूँ। तो इसने क्या किया, परचेजर ने इसको दे दिया बिल यानी इनवॉइस नहीं, इसने इसको बिल दिया। तो इसके लिए ये बिल हो गया बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए हो गया बिल्स पेबल। यानी कि फ्यूचर में ये जो बंदा है ये फैक्ट्री वालों को पैसा देगा और फैक्ट्री वालों को बंदे से पैसा लेना है, तो फैक्ट्री वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल और बंदे के लिए बिल्स पेबल। समझ आया? और इसमें क्या लिखा रहता है कि ये 3 मंथ्स में देगा और 1000 रुपीज़ है फॉर एग्जाम्पल, तो 1000 रुपीज़ देगा। ये हमारे बिल के अंदर लिखा हुआ रहता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई बंदा है जो क्रेडिट परचेज कर रहा है, तो क्रेडिट परचेज के केस में क्या होता है कि वो पैसा नहीं देता। अब पैसा नहीं देता तो उसके बदले कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, उसके बदले एक इंस्ट्रूमेंट देता है और इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो है बिल। अब जिसको पैसा लेना है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल और जिसको पैसा देना है उसके लिए बिल्स पेबल। सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का। जिसको पैसा देना है उसके लिए पेबल, जिसको पैसा लेना है उसके लिए रिसीवेबल। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ आया कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या है। सेम अगर ये केस उल्टा होता, अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, और इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। समझ आया? तो सेल के केस में हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है और परचेज के केस में हमारे लिए बिल पेबल होता है। समझ आया? इंपॉर्टेंट बात लिख लो, सेल्स के समय हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल होता है और परचेज के समय हमारे लिए बिल्स पेबल होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित में रहना चाहिए, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए कि अगर ये होगा तो पैसे दूंगा, अगर बारिश होगी तो पैसे दूंगा, धूप होगा तो पैसे नहीं दूंगा। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रहनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल होने का मतलब है बिना कोई कंडीशन के बिल ड्रॉ होना चाहिए और बिल में साइन होनी चाहिए। किसकी साइन होनी चाहिए? पहले तो मेकर की, जो बिल बना रहा है उसकी, जो डायरेक्ट कर रहा है टू पे स्पेसिफिक सम, यानी कि वो बोल रहा है कि मेरे को एक स्पेसिफिक सम देना, उसका साइन रहना चाहिए, यानी कि मेकर का साइन रहना चाहिए। और जो बियरर है इंस्ट्रूमेंट का, उसका भी साइन रहना चाहिए, यानी कि जिसको पैसा देना है उसका भी साइन रहना चाहिए। ये होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज।
अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए जो पार्टी बिल दे रही है उसका। रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए जो पार्टी बिल दे रही है उसका। अनकंडीशनल रहना चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया अनकंडीशनल। फिक्स डेट रहना चाहिए और अमाउंट रहना चाहिए कि कितना अमाउंट है और कौन से डेट में पेमेंट होगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो, और जो एक्सेप्टर है वो। मेकर यानी कि ड्रॉवर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ड्रॉई। पैसा कौन किसको देगा, पैसा कौन किसको देगा, ये इसको पे करेगा, ठीक है। ड्रॉई ड्रॉवर को पे करेगा क्योंकि वो एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर पैसा देता है किसको, मेकर को। बिल कौन बनाता है, मेकर बनाता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में मेकर ही बिल बनाता है, ठीक है। इजी आपको समझ आया फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की जो ड्यू डेट रहती है उसमें 3 डेज ग्रेस के मिलते हैं। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि जो ड्यू डेट होती है, लिख लेना, शायद आपके नोट्स में ना लिखा हो, जो ड्यू डेट होती है वो होती है डेट कैलकुलेटेड प्लस 3 ग्रेस डेज। समझ आया, डेट कैलकुलेट कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल 7 जनवरी 23 का डेट है, अगर मैंने 3 मंथ बोला तो 3 मंथ कितने हो गए, 3 मंथ कितने हो जाएंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, कितना डेट होगा, अप्रैल। 7 अप्रैल 23, 3 डेज ग्रेस प्लस 3 तो आ जाएगा 10 अप्रैल 23। समझ आया आपको कैसे कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स, ठीक है। अब अगर पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन 15 अगस्त 26 जनवरी आ रहा है तो 1 डे बिफोर पे करेंगे, 1 डे बिफोर पे करेंगे। और अगर उस दिन एमरजेंसी हॉलीडे है, यानी कि कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है, कुछ इमरजेंसी आ गई उसकी वजह से हॉलीडे हो गया, तो हम 1 डे आफ्टर पे करेंगे, 1 डे आफ्टर पे करेंगे। समझ आया। फॉर एग्जांपल हमारी ये जो डेट है 10/4 वाली, ये अगर 15 अगस्त को आती, अगर ये 15 अगस्त को आती तो मैं एक दिन पहले पैसा देता 14 अगस्त को, और ये डेट जो है ये फॉर एग्जांपल 10/4 को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो मैं 11/4 को पैसा दूंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट, तो ये ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, कितने पार्टीज होते हैं। पहला होता है ड्रॉवर, ड्रॉवर यानी कि जो बिल बनाता है वो सेलर होता है, ठीक है, जिसको पैसा मिलने वाला है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ड्रॉवर। ड्रॉई यानी कि जो एक्सेप्ट करता है, जिसको पैसा देना है, जो गुड्स का परचेसर है वो। पेई यानी कि ऐसा पर्सन जिसको पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं पेई, जो पैसा देगा उसको बोलते हैं पेयर। याद रखना, पेयर यानी कि जो पैसा दे रहा है, पेई यानी कि जिसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का छोटा सा सैंपल दिया हुआ है, आप एक बार देखिए ध्यान से। क्या क्या लिखा हुआ है देखो। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है डेट 5 मई 2012, डेट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 3 months आफ्टर द ड्यू डेट, ये 5 नहीं है ना, 3 months आफ्टर द ड्यू डेट पेड टू अस और ऑर्डर ऑफ अ सम ऑफ ₹10,000, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10,000। एक्सेप्ट कौन किया है, अग्रवाल स्टोर। अग्रवाल स्टोर को पैसा देना है, लेना किसको है, लक्ष्मी चंदन सन्स को। यहाँ पर स्टैंप लगे रहेगा, ठीक है। ये होता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा पर एक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। फिर एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। इट इज़ हेल्पफुल फॉर ए पर्सन इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन
क्रेडिट एंड ऑल्सो कीपिंग इन अवेलेबल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। यानी कि हम गुड्स को उधारी में खरीद या बेच सकते हैं इससे बहुत ही ईजिली बिल ऑफ एक्सचेंज की वजह से। लीगल एविडेंस होता है कि हमको इससे पैसा लेना है, उसका लीगल एविडेंस है, ये प्रूफ है। एंडोर्समेंट है, यानी कि हम एक जन से बिल लेकर दूसरे को बिल दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है और एक दूसरा बंदा है, इसने इसको सेल किया, इसने इसको सेल किया, इसने इसको क्या दिया? बिल रिसीवेबल, यानी कि इसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया ना, ये इसके लिए बिल्स पेबल, इसके लिए बिल रिसीवेबल। इसने कहीं और से परचेस किया था, इसने कहीं और से परचेस किया था, तो इसको पैसा देना है, इस बंदे को, ये वाले बंदे को पैसा देना है, तो ये उसके बदले क्या देगा? ये वाला बिल रिसीवेबल जो है इसको यहाँ ट्रांसफर कर देगा, बिल रिसीवेबल को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल को ट्रांसफर कर देगा और ये बंदा जो है पेमेंट लेने जाएगा, टू टेक पेमेंट। समझ आया? समझ आया? इसको बोलते हैं बिल एंडोर्सिंग। समझ आया? एक बंदे के पास बिल रिसीवेबल आया, उसने दूसरे को बिल रिसीवेबल दे दिया। ठीक है, अब दूसरा जो जिसके पास बिल रिसीवेबल है वो पैसा लेने जाएगा, तो इसको बोलते हैं बिल एंडोर्समेंट करना। ठीक है, फिर इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैश ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि कौन सी डेट में कैश आने वाला है। फॉरेन पेमेंट करने में इजी होता है क्योंकि फॉरेन के रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर हमारे बिल के हिसाब से वो फिक्स हो जाते हैं। मनी सर्कुलेशन में बहुत काम आता है कि कैसे पैसे को हमको यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज से हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कौन सी डेट में पैसा आने वाला है वो देखकर। कन्वीनियंस फॉर द परचेसर, परचेसर कभी भी उधारी में सामान खरीद सकता है। तो ये हो गए इसके कुछ बेनिफिट। अब आते हैं प्रॉमिसरी नोट में। अभी तक हमने पढ़ा बिल्स क्या होता है, अब आते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है? वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पैसा दे दूंगा, वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं पैसा दे दूंगा। देखो ऊपर वाले केस में कौन बिल बना रहा था? सेलर, क्योंकि सेलर को पैसा लेना था तो वो बिल बना के दे रहा था, और जो परचेजर है वो साइन कर रहा था। परचेजर जो है वो साइन कर रहा था और सेलर बिल बना के दे रहा था। प्रॉमिसरी नोट में परचेजर ही बोलता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको पैसा दूंगा। ठीक है, द परचेजर ऑफ द गुड्स by himself prepares a note, signs it and gives it to the seller of goods. It is known as promissory note. A promissory note is an instrument in writing which consists of unconditional undertaking duly signed by the maker to pay a certain sum of money or to the order of a certain person. Easy है, ये होता है आपका promissory note। डिफरेंस बिटवीन बताता हूँ थोड़ी देर में promissory note का क्या होता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं यहाँ पर भी सेम है, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, नेम ऑफ द पेई रहना चाहिए और ड्यूली स्टैम्प्ड रहना चाहिए। फीचर्स सेम है। ठीक है, पार्टीज कौन कौन रहता है? मेकर जो बनाता है, पेई जिसको पैसा मिलने वाला है, पेई जिसको पैसा मिलने वाला है, मेकर जो बनाता है प्रॉमिसरी नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड अ प्रॉमिसरी नोट। क्या डिस्टिंक्शन है आइए देखते हैं। पहला, पार्टीज, इसमें तीन पार्टी रहती है, ड्रॉवर, एक्सेप्टर और पेई। अलग अलग हो सकते हैं, कैसे पता है? ड्रॉवर यानी जो बिल ड्रॉ कर रहा है, जिसने सील किया है वो, एक्सेप्टर यानी जिसको पैसा देना है वो, पेई यानी कि जिसको पैसा मिल रहा है वो। हो सकता है ड्रॉवर बिल रिसीवेबल किसी और को एंडोर्स कर दे, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, यहाँ पर एंडोर्स कर दिया था यहाँ पर, तो ये एंडोर्स कर दिया। तो अब पहले ड्रॉई कौन था? पहले ड्रॉई ये बंदा था, अब कौन बन गया ड्रॉई? ये, क्योंकि अब पैसा इसको मिलने वाला है। तो वैसे ही ड्रॉई जो है वो अलग बंदा हो सकता है पेई से। प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होती है, एक होता है मेकर जो बनाता है और दूसरा होता है पेई जिसको पैसा मिलता है। ठीक है, ठीक है। ड्रॉवर, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय परचेजर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऐसा लिखा हुआ है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। सेलर भी बिल बना सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी बना सकता है, परचेजर भी और सेलर भी। प्रॉमिसरी नोट डेटर बनाता है क्योंकि डेटर को पैसा देना है, डेटर प्रॉमिस करेगा कि मैं पैसा दूंगा। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी बना सकता है, परचेजर भी बना सकता है और सेलर भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। ठीक है, फिर
बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है और ये प्रॉमिस होता है कि मैं पैसा दूंगा, वो ऑर्डर होता है कि तुम मेरे को पैसा दे देना। ड्रॉवर ऑफ द बिल कैन बी द पेई, मैं बोला था थोड़ी देर पहले कि ड्रॉवर जो है वो पेई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा वो कभी पेई नहीं हो सकता क्योंकि उसको पैसा देना ही है। ठीक है, समझ आया दोनों का डिफरेंस? बहुत ईजी है। प्रॉमिसरी नोट जो है वो हमेशा परचेजर बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ज़्यादातर केस में सेलर बनाता है, पर कभी कभी परचेजर भी बना देता है, पर हमको याद रखना है कि सेलर बनाता है। ठीक है, फिर अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? दो टाइप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल पेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल किसके लिए होता है? जो सेलर होता है उसके लिए। बिल पेबल किसके लिए होता है? जो बायर होता है उसके लिए। ठीक है, बिल रिसीवेबल जो सेलर होता है उसके लिए, बिल पेबल जो बायर होता है उसके लिए। डिफरेंट यूज ऑफ बिल रिसीवेबल, क्या क्या यूज कर सकते हैं भाई साहब? पहला, मैच्योरिटी तक रख सकते हैं, यानी कि जिस दिन उसका डेट आएगा उस दिन उसको लेकर जाएंगे और उसका पैसा ले लेंगे। ही मे कीप इट टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा, डिस्काउंट करा सकते हैं बैंकर के पास बिफोर द मैच्योरिटी डेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिल है 10 लाख रुपए का, तो वो उसमें डेट लिखी हुई है 3 महीने की बाद, 3 महीने के बाद मेरे से 10 लाख रुपए ले लेना, ऐसा लिखा हुआ है। पर मेरे को पैसे आज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा बैंक मेरे को ना 3 महीने बाद 10 लाख मिलने वाले हैं, तो तू आज मेरे को 10 लाख दे दे। बैंक बोलेगा मेरे को क्या फ़ायदा होगा? तू 10 लाख मत दे ना, तू 10 लाख में से अपना कमीशन काट ले और बाकी का पैसा दे दे। तो बैंक इसको फॉर एग्जांपल 9,70,000 दे दिया, तो 30,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। समझ आया? ईजी है। बैंकर से कैसे डिस्काउंट कराना है समझ आया? जैसे मेरे पास 10 लाख का बिल है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूँगा बैंक मेरे को 3 महीने बाद 10 लाख मिलने वाले हैं, पर मेरे को पैसा आज चाहिए, तो तू मेरे को 10 लाख मत दिए, 10 लाख का बिल ले ले और तू अपना कमीशन काट के पैसा मेरे को दे दे। तो बैंक इसको 9,70,000 दे दिया, तो 30,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट। इसका लॉस हो गया 30,000 का और बैंक का प्रॉफिट हो गया 30,000। अब पैसा कौन लेने जाएगा? पैसा बैंक लेने जाएगा। ठीक है, सिंपल। फिर या तो वो एंडोर्स कर सकता है किसी और पार्टी को, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एंडोर्स कर देना, यानी कि वो बिल रिसीवेबल किसी और को दे सकता है। ही में ट्रांसफर इट टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, या फिर कलेक्शन के लिए भी दे सकता है बैंक में। बैंक में कलेक्शन देने का मतलब है कि वो बैंक वाले को बोलेगा ये बिल है, 3 महीने बाद जाके पैसा ले लेना, कहानी खत्म। ठीक है, 4 केस हो सकते हैं। अब पहला केस क्या है? देखो ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो रही है। पहला केस क्या है? व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉवर इन हिज पोजीशन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर ये बोल रहा है कि जो सेलर है वो बिल को अपने पास रखेगा और जब उसकी ड्यू डेट आएगी तब वो जो बायर है उसके पास लेकर जाएगा बिल को और उससे पैसा ले लेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जो सेलर है वो बायर के पास जाएगा ड्यू डेट में जाएगा और पैसा ले लेगा। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसका नाम X है और इसका नाम Y है। ठीक है, बंदे का नाम X, इस बंदे का नाम Y। ठीक है, फिर X ने Y को गुड्स सेल किया। क्या किया? X ने Y को गुड्स सेल किया। थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ मैं आपको एक बार। इसके अंदर एक बंदा है X, एक बंदा है Y। इसने इसको सेल किया। ठीक है, सेल किया तो X के लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल, और Y के लिए क्या होगा? बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट है क्योंकि पैसा मिलेगा, और बिल पेएबल क्या है? लायबिलिटी है क्योंकि पैसा देना है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब जब X Y को गुड्स बेचेगा तो हमको X के बुक में क्या एंट्री मारनी है? हम पहले देखेंगे X के बुक की एंट्री। X यानी कि ड्रॉवर,
ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री मारनी है हमको ये देखना है। ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री मारनी है हमको ये देखना है। एक्स सामान बेच रहा है किसको, वाई को, तो एंट्री मारेगा वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है, इनकम है तो, और वाई डेटर है तो डेबिट, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एक्स ने एंट्री मार दी। हम एक्स है, अभी सोच लो कि हम एक्स है। अब क्या होगा, जब वो मेरे को बिल देगा, व्हेन एक्स रिसीव अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड, तो मेरे को बिल मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। तो मैं बिल रिसीवेबल एसेट है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। क्यों, क्योंकि वाई मेरे को दे रहा है, तो वाई का बैलेंस खत्म हो गया और मेरे पास आ गया बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, अब देखो वाई का बैलेंस क्लोज हो चुका है, ये देखो यहाँ पर वाई डेबिट, यहाँ पर वाई क्रेडिट, वाई का बैलेंस क्लोज हो गया। ठीक है, मेरे पास बचा क्या, बिल्स रिसीवेबल। जब ड्यू डेट आएगी मैं पैसा लेने जाऊँगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को बैंक में पैसा मिल रहा है, तो क्या एंट्री पास करूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके बदले पैसा मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल के बदले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ईजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मैं एक्स हूँ, पहले मैंने सेल किया वाई को, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने बिल रिसीवेबल ले लिया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, फिर मैंने पैसा ले लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब अगर मैं वाई होता, अगर मैं वाई होता, क्या होता वाई, तो मेरे लिए क्या होता, बिल पेबल। बिल पेबल क्या होती है, लायबिलिटी। पहला एंट्री अगर मैं वाई होता, तो एक्स मेरे को बेच रहा है तो मैं खरीद रहा हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, वाई के बुक में मार रहे हैं एंट्री हम, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। मेरे लिए बिल्स पेबल है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर ये वाले में आप देख सकते हो, समझाया था मैंने, वाई के लिए बिल्स पेबल है, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब जब पैसा देना है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इजी इजी, पहला कॉन्सेप्ट समझ आया, ड्यू डेट तक रख रहा है बिल को, और ड्यू डेट में रखने के बाद उसको जो है वो पेमेंट कर रहा है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल्स रिसीवेबल किसके पास था, एक्स के पास, डिस्काउंट कौन करा सकता है, एक्स, तो एक्स गया बैंक के पास, किसके पास, बैंक के पास, और बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। क्या करा लिया, बैंक से बिल डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, अब बैंक जाएगा वाई के पास पैसा लेने, बैंक जाएगा वाई के पास पैसा लेने, ये है मेरा केस नंबर 2। सिंपल केस है, जो मेरे पास बिल रिसीवेबल था वो मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, और अब बैंक जो है वो वाई के पास पैसा लेने जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम, सोच के बताओ। एक्सपेंस है डिस्काउंट मेरे लिए, तो डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए, और पैसा तुरंत मिल रहा है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया होता तो क्या होता। पहले मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता क्योंकि मेरे को पैसा मिल रहा है। दूसरी बात, डिस्काउंट डेबिट हो जाता क्योंकि पैसा तो मिल रहा है पर कम मिल रहा है, तो जितना कम मिल रहा है वो कहाँ पर आएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और किसके बदले में मिल रहा है, बिल रिसीवेबल के बदले में, तो मैं टू बिल रिसीवेबल, मैंने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। क्या वाई को इससे कोई लेना देना है, नहीं, वाई को इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो वाई कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा बिल डिस्काउंटिंग की, क्योंकि अगर वाई को पहले भी 10 लाख देना था तो वाई 10 लाख ही देगा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बैंक लेने आए चाहे एक्स लेने आए, वाई को 10 लाख रुपए ही देना है। एक्स को 10 लाख रुपए मिलने वाला था पर वो 9,70,000 ले लिया, 30,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किया, और बिल रिसीवेबल 10 लाख का बैंक को
दे दिया। जब ड्यू डेट आएगा, जब ड्यू डेट आएगा तो क्या एक्स पैसा लेने जाएगा? जब ड्यू डेट आएगा तो क्या एक्स पैसा लेने जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक्स के बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। पैसा लेने कौन जाएगा? बैंक। अब वाई को पैसा देना है ड्यू डेट में, चाहे एक्स है चाहे बैंक है। वाई के पास बैंक आया तो वाई ने बैंक को पैसा दे दिया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ईजी, बहुत ही ईजी है सिचुएशन। एक्स को पैसा मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एक्स की कहानी खत्म। वाई को पैसा देना है, वाई बोल रहा है कोई भी और पैसा तो देना ही है, तो वाई के लिए एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया मेरा सेकेंड कॉन्सेप्ट। फिर नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। नेगोशिएशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पर्सन इन सच अ मैनर दैट ट्रांसफरी बिकम्स its holder who has the right to possess the bill in his own name and to recover the amount mentioned therein from the concerned parties। इसका मतलब यह है कि हम बिल को एंडोर्स कर दिए। दो टाइप से किया जा सकता है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसमें नाम नहीं लिखा रहता, उसमें लिखा रहता है कि जो भी ये बंदा है इसको पैसा दे देना, जिसके पास ये बिल हो उसको पैसा दे देना। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रुपी नोट है, रुपी नोट है हमारा 10 रुपये का जो नोट है, उसमें लिखा रहता है क्या किसका नाम है? नहीं लिखा रहता। तो वो क्या है? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी। और जो मेरा एंडोर्समेंट है उसमें किसी न किसी का नाम लिखा होगा, एंडोर्समेंट में नेम लिखा होगा, किसी न किसी का नाम लिखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोर्समेंट की क्या एंट्री पास होगी? आइए, ये आपको समझ आया? बैंक वाला, बैंक वाला समझ आया आपको? ठीक है, नया पेज लेता हूं, फिर से बताता हूं आपको। ये था एक्स, एक था वाई। एक्स के लिए था बिल रिसीवेबल, वाई के लिए था बिल पेएबल। एक्स ने दूसरे से सामान खरीदा जेड से, एक्स ने बिल रिसीवेबल ट्रांसफर कर दिया टू जेड। अब पैसा लेने कौन जाएगा? जेड। तो जेड जाएगा पैसा लेने। समझ आया? ठीक है, तो क्या एंट्री पास होगी? जब एक्स जेड को बिल देगा तो z का बैलेंस खत्म होगा और x का बिल खत्म होगा। तो जर्नल ऑफ x, जर्नल ऑफ x, z अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इसका बिल क्लोज हो गया, इसने बिल z को दे दिया तो इसके पास बिल खत्म हो गया, तो z अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इसकी कहानी खत्म। पेमेंट के टाइम जेड लेने जाएगा पेमेंट, तो इसको कोई भी एंट्री पास नहीं करना। अब एक बात बताओ, वाई को मतलब है क्या? वाई को मतलब है क्या एक्स क्या कर रहा है, जेड क्या कर रहा है? वाई को कोई मतलब है क्या? नहीं, वाई को पैसा देना है। तो एंडोर्समेंट जब होगा तब वाई के बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। वाई के बुक में एंट्री कब पास होगी? जब वो पैसा देगा। पैसा देगा तो सेम एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहानी खत्म। अब जेड को बिल मिल रहा है, तो जब जेड को बिल मिलेगा तो जेड के लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि एक्स दे रहा है इसको बिल, जेड को एक्स दे रहा है। फिर जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। समझ आया? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। पहला केस, जेड को दिए तो जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जेड को मिला तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। पैसा जब मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल होगा जेड के बुक्स में, पैसा वाई दे रहा है तो वाई के बुक में होगा बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल शॉर्ट कॉन्सेप्ट खत्म एंडोर्समेंट का। अब आते हैं रिटायरिंग ए बिल अंडर रीबेट। रिटायरिंग ए बिल अंडर रीबेट का क्या मतलब है? Retiring a bill is a case where the drawer makes the payment of a bill before its due date. For example, मेरे पास 3 महीने का बिल है,
सामने वाले के पास पैसा आ गया है, वो मेरे को बोल रहा है कि मैं आपको 3 महीने का बिल दिया था लेकिन मैं आपको 1 ही महीने में पैसा दे दे रहा हूँ। सॉरी। तो उसने बोला कि मेरे पास पैसा आ गया, मैं आपको 1 ही महीने में पैसा दे दूंगा, बदले में आप मेरे को क्या दोगे? तो मैं बोला डिस्काउंट। अगर मैं बैंक के पास जाता तो बैंक को डिस्काउंट देता, अब तो खुद सामने से चल के मेरे को पैसा दे देगा तो मैं डिस्काउंट भी तो तेरे को दूंगा ना। तो उसी डिस्काउंट को बोलते हैं रीबेट। इन सच अ केस द होल्डर ऑफ अ बिल यूजुअली अलाउज हिम अ डिस्काउंट, टेक्निकली कॉल्ड एज रीबेट। द रीबेट इज अ गेन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए गेन है, एक्सपेंस टू द पार्टी रिसीविंग द पेमेंट। ठीक है, गेन है जो पेमेंट कर रहा है उसके लिए, और एक्सपेंस है जो पेमेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए। एंट्री क्या पास होगी? जब भी वो पैसा दे रहा है तो एंट्री बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया वो, रीबेट ऑन बिल यानी कि डिस्काउंट जितना इसके लिए एक्सपेंस है, डिस्काउंट क्योंकि इसको पैसा मिल रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है उसके लिए एक्सपेंस है, टू बिल्स रिसीवेबल। और जो पैसा दे रहा है बिल्स पेबल डेबिट, टू बैंक पैसा दे रहा है जो वो, जो डिस्काउंट मिल रहा है वो उसके लिए इनकम है, तो टू रीबेट ऑन बिल इनकम हो गया। एक्स के लिए रीबेट एक्सपेंस है तो डेबिट, वाई के लिए रीबेट इनकम है तो क्रेडिट। इजी है, ठीक है। अब आते हैं डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर का मतलब ड्यू डेट में पेमेंट ना करना। In case when the acceptor of a bill refuses to pay the amount of the bill on its maturity date, it is known as dishonor of the bill। ठीक है, यानी कि ड्यू डेट में ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है, ड्यू डेट में ये बंदा पैसा नहीं दे रहा है, सिंपल है, ड्यू डेट में बंदा पैसा नहीं दे रहा है। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटरी चार्जेस लगता है, कुछ तो चार्जेस लगेगा ना, ऐसी मजाक थोड़ी चल रहा है भाई कि तुम बिल जब मन चाहे ले दे रहे हो फिर नहीं दे रहे हो पैसा, ऐसा थोड़ी होता है भाई, तुमको नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे नोटरी ऑफिसर को। तो एक बात बताओ, किसकी गलती है? किसकी गलती है? किसकी गलती है बताओ, किसकी गलती है? एक्स वाई बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल, पैसा कौन नहीं दिया? वाई। वाई पैसा नहीं दिया, वाई पैसा नहीं दिया, तो गलती किसकी हो गई? वाई की। तो नोटरी चार्जेस कौन पे करेगा? वाई। वाई पे करेगा नोटरी चार्जेस, वाई पे करेगा नोटरी चार्जेस। समझ आया आपको? समझ आया आपको कौन पे करेगा नोटरी चार्जेस? वाई। अब एंट्री में आते हैं। देखो पहले ये दिख रहा है आपको, x के लिए y क्या था बताओ? डेटर के क्रेडिटर। x के लिए y क्या था बताओ? डेटर के क्रेडिटर। x के लिए y डेटर था क्योंकि x ने सेल किया था तो x के लिए डेटर था। ठीक है, अब बिल कैंसिल हो गया, बिल कैंसिल हो गया, तो जब बिल कैंसिल हो गया तो हमको अभी भी y से पैसा लेना है। पहले हमने y का अकाउंट क्लोज कर दिया था, अब फिर से y हमारा डेटर हो गया, तो हम एंट्री मारेंगे y अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी कि बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया और अब हमको पैसा फिर से y से लेना है क्योंकि y ने बिल को डिसऑनर कर दिया। ठीक है, अब अगर हमने नोटरी चार्जेस पे किए थे, अगर हमने नोटरी चार्जेस पे किए थे तो हम नोटरी चार्जेस किससे लेंगे? y से। तो y अकाउंट डेबिट टू कैश, हम ये मानेंगे कि हमने y को पैसा दिया, भले हमने नोटरी चार्जेस पे किए पर हमको ये नोटरी चार्जेस किससे लेने हैं? y से। तो हम एंट्री मानेंगे y अकाउंट डेबिट टू कैश, नोटरी चार्जेस पेड ऑन y's बिहाफ। फिर अगर आपको ये दो एंट्री नहीं मारनी तो आप एक कंपाउंडिंग एंट्री भी मार सकते हो, y अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश, कंपाउंडिंग एंट्री भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम y के बुक में। y के लिए हम लोग पहले क्रेडिटर थे क्योंकि पैसा देना था, तो अब उसका बिल पेबल कैंसिल हो गया और हमको उसको फिर से पैसा देना है, तो बिल पेबल अकाउंट
डेबिट टू एक्स। पेमेंट मिला होता तो बिल पेबल टू बैंक होता, पेमेंट मिला नहीं तो बिल पेबल टू एक्स। नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। टू एक्स क्यों किया? क्योंकि एक्स को पैसा देना है, नोटिंग चार्जेस एक्स को देना पड़ेगा वाई को, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। फिर बिल पेबल अकाउंट डेबिट, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। ठीक है, अब एक्स का बैलेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अगर पहले 10 लाख था तो अब 10 लाख और नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे 50,000, तो 10 लाख 50,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल का मतलब होता है बिल को कैंसिल करना और नया बिल बनाना, बिल को कैंसिल करना और नया बिल बनाना, और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। वाई की गलती थी, यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ वाई की गलती थी। वाई की गलती थी तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? वाई। किसको पे करेगा? एक्स को। वाई एक्स को इंटरेस्ट पे करेगा। ये हो गया इनकम एक्स के लिए और एक्सपेंस वाई के लिए। समझ आया? इंटरेस्ट पे करेगा क्योंकि वो 3 महीना बोला था, 3 महीने बाद पैसा नहीं दे रहा है, तो जब पैसा नहीं दे रहा है वो 3 महीने के बाद, तो उसको इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्स के बुक में, एक्स के बुक में बिल डिसऑनर हो गया, सेम एंट्री डिसऑनर की, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब इंटरेस्ट पे करेगा, अगर इंटरेस्ट कैश में पे करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर कैश में पे नहीं कर रहा है तो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि वाई से पैसा लेना है। सिंपल, कैश में पे करेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश में पे नहीं करेगा तो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और आखिरी में फिर से नया बिल ड्रॉ करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। आप, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट पे करेगा तो कैश अकाउंट, अपने को इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पहले था वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, फिर था कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर पैसा नहीं दिया तो, पैसा नहीं दिया तो वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और नया बिल ड्रॉ करेगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसके बाद ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? वाई। वाई के लिए बिल पेबल था तो पहले बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, डिसऑनर की एंट्री। अब इसको इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये इंटरेस्ट कैश में नहीं देगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि कभी ना कभी एक्स को पैसा देना पड़ेगा। और आखिरी में आ गया एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, नया बिल जो ड्रॉ करेगा वो। ये हो गया हमारा रिन्यूअल का एंट्री। फिर आते हैं, अगर इसने बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से और फिर डिसऑनर हो गया तो क्या? एक बात बताओ, मैंने बैंक को बिल से डिस्काउंट कराया था, बैंक सामने वाले बंदे के पास पैसा लेने गया, सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक किसके पास आएगा? बताओ, किसके पास आएगा? बैंक वापिस हमारे पास आएगा, बोलेगा भाई तुमने जो बिल दिया था वो बिल का सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो तुम मेरे को पैसा दे दो। तो अब हमको पैसा देना पड़ेगा, एक्स को पैसा देना पड़ेगा। तो एक्स पैसा देगा तो क्या एंट्री पास करेगा? टू बैंक, क्योंकि पैसा जा रहा है। और हम लोग किसके बदले पैसा दे रहे हैं? वाई के बदले, क्योंकि वाई को पैसा देना था, वाई ने पैसा नहीं दिया तो बैंक हमारे पास आया, तो हमने बैंक को पैसा दिया वाई के बदले, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आया? ठीक। वाई क्या एंट्री पास करेगा? वाई को पता है कि वाई को पैसा देना था पर वाई ने पैसा नहीं दिया, तो बिल पेबल उसका कैंसिल हो गया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट। वाई को पता है नोटरी चार्जेस पे करना है तो नोटिंग चार्जेस डेबिट, और किसको देना है? एक्स को, तो टू एक्स। समझ आया? टू एक्स।
और जब हम ये एंट्री पास करेंगे तो इसमें नोटिंग चार्जेस प्लस करके पास करेंगे भाई साहब, क्योंकि बैंक नोटिंग चार्जेस हमारे से लेगा और हम वो नोटिंग चार्जेस वाई से लेंगे। ठीक है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होगा और वाई के बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, जब बिल बैंक से डिसऑनर होगा तब। ठीक है, अब अगर बिल थर्ड पार्टी को एंडोर्स होके उसके बाद डिसऑनर हो गया, थर्ड पार्टी को एंडोर्स होके उसके बाद डिसऑनर हो गया, क्या मतलब है इसका? ये जेड पैसा लेने गया पर वाई ने पैसा नहीं दिया, वाई ने पैसा नहीं दिया, अब जेड किसके पास आएगा वापस? एक्स के पास। किसके पास आएगा वापस? एक्स के पास आएगा। तो देखते हैं क्या एंट्री पास होती है, देखते हैं क्या एंट्री पास होती है। पहला, एक्स एंट्री मारेगा बिल के डिसऑनर की, मान के चलो बिल डिसऑनर हो गया, तो अब एक्स को वाई से पैसा लेना है फिर से और जेड को पैसा देना है फिर से, क्योंकि एक्स ने सेटलमेंट कर दिया था बिल रिसीवेबल दे के कि भाई जेड तेरे को मेरे से पैसा लेना है और मेरे को वाई से लेना है, तो तू एक काम कर वाई से डायरेक्ट ले ले, ऐसा बोला था पहले। अब वाई पैसा नहीं दिया, तो वाई पैसा नहीं दिया तो अभी एक्स क्या बोल रहा है? मेरे को वाई से लेना भी है और जेड को देना भी है, तो एक साइड डेटर है एक साइड क्रेडिटर है, तो वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, इसमें भी नोटिंग चार्जेस को प्लस करना है। समझ आया? अब जो वाई है उसने पैसा नहीं दिया तो उसके बुक में सेम एंट्री होगी, बिल पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स, क्योंकि एक्स को पैसा देना है नोटिंग चार्जेस के साथ, तो बिल पेबल डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। अब यहाँ पर होगी कैंसिलेशन की एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्स से पैसा लेना था जेड को, टू बिल रिसीवेबल क्योंकि पैसा नहीं मिला तो बिल रिसीवेबल कैंसिल हो गया, और टू कैश क्योंकि नोटिंग चार्जेस जेड ने पे किए, क्योंकि नोटिंग चार्जेस जेड ने पे किए, तो टू कैश। ठीक है, फिर आते हैं, दो टाइप के बिल होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, एक अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? जब हम कोई ट्रेड करते हैं सेल परचेज तब बिल बनाते हैं वो ट्रेड बिल। एकोमोडेशन बिल यानी कि हम किसी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए एक फेक बिल बना देते हैं, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं रहता है। इसी को हम काइट भी बोलते हैं और विंड बिल भी बोलते हैं। दोनों का डिफरेंस बिटवीन दिया गया। ट्रेड बिल सेल और परचेज ट्रांजेक्शन में होता है, ये खाली अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए होता है। ट्रेड बिल प्रॉपर कंसिडरेशन में होता है, पर एकोमोडेशन बिल विदाउट कंसिडरेशन होता है। इसमें प्रूफ ऑफ डेप्ट होता है, इसमें कोई प्रूफ ऑफ डेप्ट नहीं होता। एकोमोडेशन बिल यानी अपने दोस्त की मदद करना एक फेक बिल को ड्रॉ करके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हो। अगर समझ आए हैं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आप इसको जाकर अपने बुक में, अपने नोटबुक में सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अप्रैल 15 सूरज सोल्ड गुड्स फॉर 70,000 टू परमेश। सूरज के बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, हम सूरज है, हमने सेल किया परमेश को, तो परमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 70,000 एंड ड्रू अ बिल पेबल आफ्टर 3 months, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू परमेश। बिल मिल गया हमको, बिल मिल गया हमको। बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय परमेश। सूरज डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक फॉर 67,000 ऑन 30 अप्रैल। 70,000 का बिल 67,000 में डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने आए? 3,000। पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 67,000, 3,000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस, टू बिल रिसीवेबल 70,000, टू बिल रिसीवेबल 70,000। ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक किसके पास आएगा? बैंक आएगा सूरज के पास। तो बैंक सूरज के पास आया तो परमेश्वर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि अब परमेश्वर से फिर से पैसा लेना है और हमने परमेश्वर के बदले बैंक को पैसा भी दे दिया है 70,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर एग्रीड टू पे 30,000 इन कैश इंक्लूडिंग ₹2,000 इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। द न्यू बिल वॉज एंडोर्स्ड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बिल कैंसिल हो गया। परमेश ने बोला कि मैं 30,000 कैश में दूंगा और 2,000 का इंटरेस्ट भी दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट टू परमेश्वर 30,000, परमेश्वर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 2,000।
अब मेरे को परमेश्वर से लेना है 72, क्योंकि पहले मैंने इंटरेस्ट की एंट्री मारी, परमेश्वर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो मेरे को लेना था 72,000 और उसने कैश में 30,000 दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू परमेश्वर। फिर उसने नया बिल दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू परमेश्वर 42,000। ये 42 कहाँ से आया? ये 70 और 2 को मिलाकर मेरे को 72,000 लेने थे, 30,000 दे दिए, तो बचे कितने? 42,000। तो 42,000 का मेरे को मिल गया बिल रिसीवेबल। अब मैं ये 42,000 किसको दे रहा हूँ? एंडोर्स टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ 45,000। मेरे को राजेश को 45,000 देने थे, लेकिन मैं ये 42,000 का बिल दे रहा हूँ, तो मेरे को 3,000 का फायदा हो रहा है। राजेश अकाउंट डेबिट 45, 3,000 का जो फायदा हुआ डिस्काउंट रिसीव, और बिल रिसीवेबल दे दिया 42,000 का, तो मेरा एंट्री पास हो गया। आई होप आपको ये समझ आया हो बहुत अच्छे से। हो क्या रहा था, एक बार और समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जिनको नहीं समझ आया वो ध्यान दीजिएगा, जिनको समझ आ गया वो आगे बढ़िए। देखो, सूरज सेल किया परमेश्वर को, परमेश्वर ने दिया बिल, ये बिल रिसीवेबल को बैंक के पास ले जाके डिस्काउंट करा लिया। बैंक पैसा मांगने गया पर पैसा मिला नहीं, बैंक वापस हमसे पैसा ले लिया 70,000। ठीक है, अब परमेश्वर ने हमको क्या दिया? इंटरेस्ट 2,000। परमेश्वर का बैलेंस हो गया 72,000, कैश दिया 30,000, तो बैलेंस बचा 70,000 प्लस 2,000 का इंटरेस्ट माइनस 30,000 का कैश। 42,000 का बिल मिला, 42,000 का बिल दिया। सूरज को एक बंदे को पैसा देना था, क्या नाम था उसका? राजेश। 45,000 देना था उसको, इसने ये 42,000 का बिल 45,000 वाले राजेश को दे दिया और 3,000 का डिस्काउंट ले लिया। ये था कंप्लीट सिनेरियो, और इसके हिसाब से बनी है हमारी जर्नल एंट्री। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ आई हो। ठीक है, नहीं आई तो एक बार आप फिर से देखिए, इसको ज़रूर समझ आएगी। फिर एक और क्वेश्चन, नारायण परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम रविंदर। नारायण परचेज के, नारायण के लिए बिल्स पेबल, रविंदर के लिए बिल रिसीवेबल। रविंदर ड्रू अपॉन नारायण ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 30 डेज। 30 दिन बाद पैसा दे दूंगा बोला। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट नारायण डिसऑनर द एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट पे नारायण बोलता है पैसा नहीं है। अब क्या? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द बिल वाज रिटेन बाय द रविंदर विथ हिम टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर रविंदर के पास बिल है तो रविंदर क्या एंट्री पास करेगा? नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल रिसीवेबल टू नारायण, ये तो पास करता ही करता। रविंदर ये दो एंट्री तो पास करता ही हर केस में, नारायण टू सेल और बिल रिसीवेबल टू नारायण। पहले केस में बोल रहा है कि रविंदर खुद के पास बिल रखा था, तो रविंदर पैसा लेने जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, तो डिसऑनर की एंट्री होगी नारायण अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000। समझ आया? नारायण अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000। सेकेंड एंट्री, डिस्काउंट करा लिया था बैंक के पास 6% पर एनम में, तो 30 डेज का डिस्काउंटिंग लगेगा, 30 डेज का डिस्काउंटिंग लगेगा। कैसे आएगा ये? 50,000 इंटू 6% इंटू 1/12, क्योंकि 30 डेज है तो आ गया मेरा 250 डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक ने दे दिया 49,750 और 50,000 का कैश खत्म। अब बैंक पैसा लेने गया, बैंक को पैसा नहीं मिला, तो बैंक को पैसा कौन देगा? हम देंगे। तो फिर एंट्री पास होगी टू बैंक, और नारायण के बदले दे रहे हैं तो नारायण डेबिट, नारायण अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000, क्योंकि बैंक को पैसा हमने दिया। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, बिल एंडोर्स कर दिया गणेश को, तो गणेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, गणेश को एंडोर्स कर दिया तो फिर पैसा नहीं मिला, तो नारायण अकाउंट डेबिट टू गणेश।
क्योंकि गणेश को पैसा देना है, क्रेडिटर है, और नारायण डेटर है, उससे पैसा लेना है, तो नारायण अकाउंट डेबिट। अगर बिल कलेक्शन के लिए दिया था तो जब कलेक्शन के लिए दिया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। जब हम कलेक्शन के लिए बिल देते हैं तो वो हमारा एसेट हो जाता है और हमारा बिल रिसीवेबल खत्म हो जाता है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और जब पैसा मिला तो पैसा नहीं मिला तो नारायण अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जब भी पैसा नहीं मिलेगा तो हर बार नारायण को डेबिट मार रहे हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने नारायण को डेबिट मारा, यहाँ पर मैंने नारायण को डेबिट मारा, यहाँ पर भी मैंने नारायण को डेबिट मारा, और यहाँ पर भी मैंने नारायण को डेबिट मारा। तो जब भी पैसा नहीं मिल रहा है तब मैं हमेशा नारायण को ही डेबिट करूँगा। इजी, ठीक है। एक और क्वेश्चन, कपिल परचेज गुड्स 42,000 फ्रॉम गौरव 1/2/2017 and accepted a bill of exchange drawn by Gaurav for the same amount. The bill was payable after 1 month. On 25 Feb, Gaurav sent the bill to bank for collection. बिल वॉज ड्यूली प्रेजेंटेड बाय बैंक, कपिल डिसऑनर और बैंक पे कर दिया 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, पहली एंट्री गौरव ने परचेज किया, हमको कपिल और गौरव दोनों के बुक में एंट्री मारनी है। कपिल परचेज किया, गौरव सेल किया, कपिल परचेज किया, गौरव सेल किया। तो कपिल परचेज किया तो कपिल के बुक में मारेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू गौरव, गौरव अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, उसने बिल पेबल दिया। तो जब डिसऑनर हुआ तो बैंक पैसा लेने आया कपिल के पास, पर कपिल ने पैसा नहीं दिया। कपिल के बदले किससे पैसा दिया? गौरव ने। तो टू गौरव 42,100, बिल पेबल डेबिट 42,000 और नोटिंग चार्जेस डेबिट 100। गौरव के बुक में देखे तो कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल 42,000, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि बिल कलेक्शन पे दिया तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 42,000। और बैंक में जब पैसा नहीं मिला तो नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े, तो कपिल के बदले हमने नोटिंग चार्जेस पे किए, तो कपिल अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक 42,100। यहाँ पर जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 42,000। ठीक है, समझ आया आपको? तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। लाइक करिए अगर आपको पसंद आया हो तो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए कि आपका डाउट क्या है, लेकिन एक बात याद रखिए, कमेंट डिटेल में करिएगा ताकि मैं आपका डाउट को समझ पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।